सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अनीता चौहान, राजकीय बालिका हाई स्कूल अंगौथा, जनपद मैनपुरी से मैं आज संस्कृत शिक्षिका के रूप में आपके समक्ष कक्षा 9 और 10 के अंतर्गत व्याकरण में आने वाले संधि प्रकरण को लेकर के उपस्थित हूँ। कक्षा 9 और 10 मैंने इसलिए बोला क्योंकि व्याकरण की कोई परिधि नहीं होती और व्याकरण का जो ये प्रकरण है ये बेसिक प्रकरण है। कक्षा 9 से 10, 11 और 12 तक इस प्रकरण का जानना विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस संधि प्रकरण को आज वीडियो में लिपिबद्ध किया है। देखिए, इसके आज के जो मुख्य शिक्षण बिंदु हैं हमारे वो ये हैं: संधि का अर्थ, उसकी परिभाषा और संधियों के प्रकार। संधियों के प्रकार जानने के बाद हम आएंगे स्वर संधियों पर, उसकी परिभाषा को जानेंगे और स्वर संधियों के भेद क्या हैं वो जानेंगे और उनको बनाने के नियम। ये हमारे आज के वीडियो का मुख्य विषय होगा। तत्पश्चात आगे चलते हैं संधि के अर्थ पर। सबसे पहले संधि का अर्थ जान लेते हैं। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है जोड़, मेल या सन्निधि। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। संधि यानी कि जोड़, दो वस्तुओं का, दो शब्दों का, दो वर्णों का जोड़, मेल या सन्निधि। इसकी परिभाषा को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं: द्वयो वर्णयोः परस्परं सार्थकं, परस्पर सार्थकं शब्दस्य मेलनं भवति ततः संधि कथ्यते। द्वयो वर्णयोः, दो वर्णों के परस्पर सार्थक शब्दों के मेल को, सार्थक शब्द लगा है। सार्थक शब्द से समझिए दो वर्ण, जो दो शब्द जो अलग अलग हैं लेकिन दोनों सार्थक होने चाहिए, यानी दोनों के ही अर्थ निकलने चाहिए। जैसे विद्या धन आलय, जब हम इसकी संधि करते हैं तो होता है विद्यालय। विद्या का अर्थ है ज्ञान और आलय यानी कि घर, दोनों का अपना अर्थ है। यानी कि संधि की पहली शर्त क्या है कि दो सार्थक शब्दों में ही संधि होती है। भवति तथा संधि कथ्यते, उसको संधि कहते हैं। वर्ण संधानम संधि, वर्णों के जोड़ को, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये रही आपकी संधि की परिभाषा की संधि होती क्या है। उसके बाद देख लेते हैं संधियों के भेद। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं, ठीक है। एक है अच यानी स्वर संधि। इससे पहले माहेश्वर सूत्र के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्र क्या है, अच क्या है, हल क्या है, ये जो प्रत्याहार है वो क्या है। उनके ज्ञान के पश्चात आप अच्छी तरह से जान सकेंगे कि अच, हल इत्यादि होते क्या है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त स्वर आते हैं, इसीलिए अच संधि को स्वर संधि कहते हैं। तो पहली संधि है अच स्वर संधि। दूसरी है हल, हल यानी व्यंजन। हल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजनों का समावेश हो जाता है, इसलिए हल को व्यंजन संधि भी कहते हैं। ये हो गई। तीसरी है विसर्ग संधि, जो विसर्ग संधि जो आपको बताया था, उच्चारण स्थानों के अंतर्गत विसर्ग क्या होता है, ये है विसर्ग स्वर संधि। यानी कि संधियों के 3 भेद हो गए। कौन से? पहला अच, दूसरा हल और तीसरा विसर्ग संधि। तत्पश्चात हम सर्वप्रथम, जो कि आज के हमारे वीडियो का विषय भी है, अच स्वर संधियां यानी स्वर संधियां। स्वर संधियों में सबसे पहले अब देख लेते हैं अच स्वर संधि क्या है। अच यानी स्वर, जहां दो स्वरों का मेल होता है वहां पर अच स्वर संधि होती है। अच यानी स्वर संधि होती है जहां पर दो स्वरों का, यानी कि स्वरों के मेल से बनने वाली संधि अच कहलाती है। उसके भेद भी हैं। इसके भेद हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ये 5 भेद जो है वो मुख्य माने जाते हैं स्वर संधियों में। इसके बाद हम दीर्घ गुण संधि, दीर्घ गुण, यड़, ययादि इत्यादि संधियों का अलग विवेचन करेंगे। संधियों के अंतर्गत सबसे पहले आती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः
प्रत्येक सूत्र अपनी संधि की व्याख्या स्वयं कर रहा है। देखिए, अकह, अकह अक प्रत्याहार, अ ई उ री। अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं। अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण आए तो, सवर्ण का मतलब है इसी के समान वर्ण, यानी कि आ के बाद आ ही आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ह्रस्व आ हो या दीर्घ हो। ई के बाद ई ही आनी चाहिए, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ। ऊ के बाद ऊ ही आना चाहिए और री के बाद री, यानी कि इनके समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, यानी अंततः बड़ा हो जाता है। दीर्घ का मतलब है बड़ा हो जाता है। आप देखते हैं, इसमें उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। पहला है धन प्लस अर्थी। ठीक, इसका क्या बनेगा? धनार्थी। कैसे बनेगा? देखिए, धन, इसमें क्या है? आ, छोटा आ है, आ, अर्थी का आ। ठीक, दोनों मिलकर के क्या हो गए? बड़ा आ। दोनों ह्रस्व थे, बाद में दीर्घ हो गए। ठीक, धन, इसका आ और इसका आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, धनार्थी बन गया। ये पहला उदाहरण है। दूसरा समझ लेते हैं, गिरी। ये आ का उदाहरण आपने समझा, अब ई से समझिए। गिरी प्लस ईशः क्या बनेगा? गिरीशः। ठीक, ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई। ठीक, छोटी ई प्लस बड़ी ई हो गई बड़ी ई, इन्हें यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर के दीर्घ ई हो गई। गिरी, गिरी में क्या है? छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है। दोनों को मिलाकर के अंत में क्या हो गया? दीर्घ हो गया, बड़ी ई हो गई। यही हमारा नियम कहता है कि अक प्रत्याहार में जो वर्ण आए हैं अ ई उ री, उनके बाद ह्रस्व या दीर्घ, छोटा या बड़ा कोई भी सवर्ण आए, उसी के समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। हम तीसरा उदाहरण समझ लेते हैं, ऊ का। वधु प्लस उत्सवः। वधु प्लस उत्सवः क्या हो जाएगा? वधूत्सवः। कैसे हो जाएगा? देखिए, वधु, इसमें क्या है? बड़ा ऊ है, लिख लेते हैं। इधर क्या है? छोटा ऊ है, प्लस छोटा ऊ बराबर, यहां पर क्या हो गया? बड़ा। ठीक, यही इसका नियम है कि इधर ह्रस्व हो या इधर ह्रस्व हो, कोई भी सवर्ण हो, समान स्वर होना चाहिए दोनों तरफ, चाहे वो ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, अंततः जाकर के वो दीर्घ हो जाता है। यही इसका नियम है। और अंतिम हम उदाहरण समझ लेते हैं, एक और री से संबंधित। तो क्या है? पितृ प्लस ऋणम। ठीक, इसका बन जाएगा पितृ ऋणम। पितृणम, पिता का ऋण। इसमें क्या है? देखिए, ये एक री, ये दूसरी री, दोनों बनके बन गई दीर्घ री। ठीक है, इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि होती है कि इसमें दोनों तरफ, यानी प्लस से पहले और प्लस के बाद दोनों तरफ जो है समान वर्ण ही होते हैं, और वो दोनों समान वर्ण बाद में संधि होने के बाद दीर्घ में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात हम चलते हैं गुण स्वर संधियों पर।
गुण स्वर संधियों के दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है अदेंग गुण, ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है जो हमें ये बताता है कि गुण होता क्या है। ठीक, गुण संधि स्वर संधि का पहला सूत्र समझा अदेंग गुण, जो कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र है जो हमें बताता है आ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। आ, ए और ओ को गुण संज्ञक कहा जाता है। अब गुण क्या है, कोई पूछता है कि गुण क्या है तो आप ये बता सकते हैं अदेंग गुण, जो आ, ए और ओ है, आ, ए, ओ, वो गुण संज्ञक कहलाता है। फिर आता है आद गुण, ये कार्य करने वाला सूत्र है, ये गुण संधि में कार्य करता है, यानी कि ये गुण संधि की व्याख्या करता है। क्या कहता है ये सूत्र, ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद, आ या आ के बाद एक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई, उ, री, लरी, ये चार वर्ण आते हैं, ह्रस्व ई, उ, री और लरी। एक प्रत्याहार के जो चार वर्ण हैं इनके रहने पर इनका क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। कैसे हो जाता है ये आप समझिए। ये क्या कह रहे, एक प्रत्याहार पहले क्या होना चाहिए, आ और आ, उसके बाद प्लस के बाद दूसरी तरफ या तो ई होगा या ऊ होगा, री होगा या लरी होगा। अगर ये चार हैं तो जो ई होगा वो ए में बदल जाएगा, ऊ होगा वो ओ में बदल जाएगा, री होगी वो अर में बदल जाएगी और लरी होगी वो अल में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, इसके भी उदाहरण हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण समझ लेते हैं ई का, रमा धन ईशा, रमा धन ईशा, क्या बनेगा, रमेशा। कैसे, देखिए आ है, बड़ा आ, क्या बताया है, संधि की शर्त क्या है, क्या कह रही है गुण संधि, आ अथवा आ के बाद, पहली शर्त पूरी हुई, आ अथवा आ के बाद, बड़े आ के बाद ई अथवा ई कोई भी आए तो बड़ी ई आ गई, प्लस हो गई ई, आ और ई मिलकर के परिवर्तित हो गए ए में। ठीक, आ और ई मिलकर के क्या हो गए, ए हो गए। हित प्लस उपदेश, हित धन उपदेश, क्या बनेगा, हितोपदेश, हितोपदेश। ये देखिए हित में क्या है, छोटा आ, इधर क्या है उ, शर्त क्या थी हमारी, आ या आ के बाद ई, उ, री, लरी कुछ भी आए तो अगर उ आ गया है यहाँ पर, आ के बाद उ आया है तो वो हो जाएगा, उसका गुण हो जाएगा। तो आ और उ मिलकर के ओ में परिवर्तित हो गए, हितोपदेश। हित इसका ता, आ था, ता में आ है, उ आ और उ ओ में हो गए, हित लिखा, ओ की मात्रा लगा दी, हितोपदेश बन गया। ये इसका उदाहरण हो गया। अब हम लिखते हैं री का उदाहरण। तो री का उदाहरण है देव धन ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, कोई भी ऋषि ले लीजिए, देव ऋषि, इसका बनेगा देवर्षि। कैसे, देखिए देव ये आ है, ये री है, प्लस री, क्या बन गई, देवर, देवर्षि, देखा अर निकल रहा है ना, ये अर हो गया। और गुण संधि का अंतिम उदाहरण है लरी, इसका बनेगा तव धन लृकारः, तव धन लृकारः, तो क्या बन जाएगा, तवल्ल
कार, तवल्लकार। कैसे? इसमें क्या है? आ है, इसमें क्या है? री है। आ और री मिलकर के अल हो जाते हैं। ये गुण का नियम है। इसी प्रकार से रमा धनीशा की तरह, जैसे रमेशा बना है, सुरेशः, महेशः, दिनेशः इत्यादि इत्यादि बनेंगे। हितोपदेश में गणेशः इसमें बनेगा। हितोपदेश में भी इसी प्रकार से उदाहरण आएंगे। देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि ये उदाहरण आ जाएंगे। और तवल्लकारा ये अ प्लस ली का उदाहरण है, अल में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारी हुई गुण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बाद अब आते हैं हम यड़ स्वर संधि पर। यड़ स्वर संधि का सूत्र है इको यड़चि। इको यड़चि, प्रत्येक सूत्र को यदि समझ लिया जाए तो पूरी व्याख्या उसी के अंतर्गत आ जाती है। इको यड़चि, इक प्रत्याहार के अंतर्गत। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ई, उ, री, लरी के बाद कोई भी असमान स्वर आए, यानी कि जैसे कि दीर्घ स्वर संधि में कहा था कोई भी समान स्वर आना चाहिए, इसमें क्या आना चाहिए? कोई भी असमान स्वर आना चाहिए। यानी कि पहले क्या आना चाहिए? प्लस से पहले ई, उ, री, र, ये 4 वर्ण होने चाहिए। ठीक, उसके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका क्रमशः या ई का या, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। ठीक, देखिए कैसे। ई का संप्रसारण काय में होगा? या में। उ का वा में। री का रा में और लरी का ला में। ठीक, क्रमशः ये इसमें बदल जाते हैं। यानी एक प्रत्याहार जो है, एक प्रत्याहार के वर्ड होते हैं ई, उ, री, री। ठीक, एक प्रत्याहार यड़ प्रत्याहार में बदल जाता है। ई या में बदल जाती है, उ वा में बदल जाता है, री रा में बदल जाती है और री ला में बदल जाती है। ये इसका नियम है। अब चलिए उदाहरणों के जरिए हम समझ लेते हैं। उदाहरण क्या कहते हैं? पहला उदाहरण हम लेते हैं, यदि धन अपि। ठीक, यदि ई प्लस आ बराबर, इसमें क्या है? ई, ये रही छोटी ई। क्या कह रहा है? एक प्रत्याहार का वर्ड ई, ई यहां आ गई, पहली शर्त पूरी। दूसरा, इसके बाद असमान स्वर आना चाहिए। असमान स्वर हो गया, इधर ई है इधर आ है, तो ये असमान हो गया। ठीक, अब ई का या में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे? देखिए क्या बनेगा? यद्यपि। यद्यपि ई और इस ई की यदि या की दा पर से या की ई की मात्रा हटा देंगे तो ये आधा दा रह जाएगा। हमने या लिख लिया, आधा दा लिख लिया, और ई जो है वो या में बदल गई, तो ये या आ गया और ये पी। ठीक, ये बन गया यद्यपि। ई किस में परिवर्तित हो गई? ई या में परिवर्तित हो गई। यही नियम कहता है ना कि एक प्रत्याहार यड़ प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं, मधु धन अरि। मधु धन अरि, मधु इसमें क्या है? ऊ है, प्लस इधर क्या है? आ है। एक असमान स्वर है, ऊ काय में बदल जाएगा? वा में बदल जाएगा। कैसे? देख लीजिए, हमने म लिख दिया। जब हमने इसका ऊ निकाल देंगे, ऊ हटा देंगे तो आधा धा रह जाएगा, ये लिख दिया। ऊ काय में बदल गया? वा में बदल गया, ये वा लिख दिया। ठीक, और री, मध्वरी। ठीक, इसी तरह से स्वागतम भी बन जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब आता है री। री का उदाहरण हम लिखते हैं,
धातृ धन अंशः, धातृ धन अंशः। इसमें क्या होगा, इधर री है प्लस इधर आ है। अब क्या बनना चाहिए, री का र रह जाना चाहिए। कैसे रहेगा देखिए, धा हम उतार लेंगे अपना धा, ठीक। धा पे से जब ता पे से री निकल जाएगी यानी स्वर निकल जाएगा तो ता आधा रह जाएगा, ठीक। ता आधा रह गया, ता आधा रह गया और इसमें र लगा देंगे और अंशः को हम, ये बन गया धात्रंशः, ठीक है। और आता है अंतिम उदाहरण लृ का। लृ आकृति, लृ प्लस आकृति। ये क्या है, इधर क्या है, लृ है, इधर क्या है, बड़ा आ है। इसका बनेगा क्या, लाकृति। ये काय में परिवर्तित हो जाएगा, लृ जो है वो ल में बदल जाती है, लृ जो है वो ल में बदल जाती है, तो यहाँ पर लाकृति हो जाएगा। ल ये बड़ आ की मात्रा और कृति, ये हो गई यड़ स्वर संधि, ठीक है। इसी प्रकार से इसके अन्य उदाहरण भी समझ लिए जाएंगे कि जैसे यद्यपि है, मध्वरी है, धात्रंशः है, लाकृति है। इसके अन्य उदाहरणों के जरिए भी आप और अधिक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली संधि पर। हमारी अगली संधि है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि का सूत्र है एचो अयवायावः, एचो अयवायावः, ये इसका सूत्र है। और ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ड आते हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत। यदि एच प्रत्याहार के पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी दूसरा स्वर आता है, ए औ ओ ऐ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है, तो ए का अय, ओ का अब, ऐ का आय और ओ का आब हो जाता है, ठीक। कैसे हो जाता है देखिए, ए का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और औ का आव हो जाता है, ठीक। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्लस से पहले ए ओ ऐ और औ आएंगे, उसके बाद तो कोई ना कोई असमान स्वर ही होगा। और जो प्रारंभ के प्लस से पहले के जो ए ओ ऐ औ है, इन्हीं में परिवर्तन हो जाएगा, यानी वो असमान स्वर मिलकर के इसके साथ आय अब, आय और आप में परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला हम उदाहरण देखते हैं ए का। ए का उदाहरण पहला है ने धन अनम, ने धन अनम, क्या बना, नय नम। कैसे बना, अब ये देख लीजिए, ये क्या है, ए है, न के अंदर कौन सा स्वर है, ए का स्वर है, ये ए है और ये आ है। कोई भी असमान स्वर आना चाहिए तो वो आ रहा है, इधर ए आ रही है, उधर आ रहा है। ए और आ मिलकर के क्या हो जाएंगे, आय में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है। ए और आ मिलकर के आय में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये अयादि स्वर संधि का नियम पहला पूरा हुआ कि जब ए के बाद ही कोई असमान स्वर आया और ए ऐ में बदल गई या ऐ में परिवर्तित हो गई। अब दूसरा उदाहरण हम समझ लेते हैं ओ का।
पो धन अनम, क्या बनेगा? पवनम। कैसे बनेगा देख लेते हैं। पो, इसमें क्या है? ओ है, प्लस असमान स्वर के रूप में हमारे समक्ष क्या है? आ है। ओ का परिवर्तन काय में होता है? अब में हो जाता है। ओ क्या हो जाता है? अब हो जाता है। तो ये क्या हो गया? अब। पव, पव, ये जो अब है पव के अंदर वो ओ का संप्रसारण अब के रूप में जो हुआ है वही अब हो गया है। तो ये पोधननम बन गया पवनम। ठीक, अब बना लेते हैं हम ऐ का उदाहरण। गई धन अकह, गई धन अकह बनेगा गायकः। कैसे बनेगा? ये इधर है बड़ी ए, प्लस है छोटा आ, जो आई है वो आय में तब्दील हो गई, अब बना गायकः। ठीक, और अंतिम उदाहरण आता है औ का। अंतिम उदाहरण औ का आता है, माफ कीजिए, अंतिम उदाहरण आता है औ का। तो इसमें आता है पौ धन अकह, पौ धन अकह, तो बनेगा पावकः। कैसे? यहाँ पर औ है और औ जो है वो असमान स्वर के रूप में हमारे समक्ष आ है। औ जो है वो आव में परिवर्तित हो जाता है, औ का संप्रसारण आव के रूप में हो जाता है। ये हमारी अयादि संधि है। जितने भी वर्ण हैं, नायिका, गायिका, पावकः, पवनम, नयनम, ये सभी अयादि संधि के ही उदाहरण हैं। संधियों के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धिरा दैच। क्या सूत्र है इसका? वृद्धिरा दैच। ये वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है जो वृद्धि की संज्ञा करता है। ये सूत्र हमें ये बताता है आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है, यानी आ, ऐ और औ को वृद्धि संज्ञक कहते हैं। इसका सूत्र है, कार्य करने वाला जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची। ये सूत्र क्या कहता है? जब आ और आ के बाद, जब छोटा आ यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद एच प्रत्याहार आए। एच प्रत्याहार ध्यान दीजिए, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, ऐ और औ, ये आते हैं तो उनकी वृद्धि संज्ञा हो जाती है, वो वृद्धि हो जाते हैं। समझे कैसे? यानी कि अंत में वो ऐ और औ हो जाते हैं। ए आए अथवा ऐ आए, वो अंत में ऐ ही हो जाएगा। ओ आए अथवा औ आए, वो अंत में औ ही हो जाएगा। ये संधि कहती है। अब इसके उदाहरण के जरिए हम समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारा सदैव। सदा धन ऐ, क्या बनेगा? सदैव। कैसे बनेगा? इसमें क्या है? आ है, बड़ा। संधि क्या कहती है? जब आ या आ के बाद, तो बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो ए आ गई, तो उसकी दीर्घ या उसकी वृद्धि ही हो जाती है, तो इसका क्या हो गया? ऐ हो गई। यानी इस तरफ चाहे ए आए या ऐ आए, अंत में ऐ ही हो जाएगी। सदा धन ऐ, सदा का जो आ है और इसकी ए है वो अंत में वृद्धि हो गई, तो सदैव बन गया। एक धन एक, इधर देख लीजिए, इधर क्या है? क्या बनेगा? ए कई कह, ए कई कह। इधर क्या है? छोटा आ है, उधर क्या है? छोटी ए है, अंत में वृद्धि होकर के बड़ी ए में बदल गई, तो बड़ी ए हो गई, इसमें भी बड़ी हो गई। यही संधि कहती है कि अंत में वृद्धि ही होनी है, चाहे ए हो या ऐ हो, वो ऐ में इस तरीके से एक
इसका का के अंदर का स्वर अ और ए संप्रसारित होकर के ऐ में बदल गई, उसकी वृद्धि संज्ञा हो गई। जल, इसमें क्या है, आ है। ओघा, इसमें क्या है, ओ है। क्या बनेगा, देखिए, जल, ओ काय में बदल गया, औ में। क्या बताया गया है, अंत में वृद्धि हो जाएगी, अंत में वृद्धि हो जाएगी, तो औ की मात्रा चढ़ गई, घा अपनी जगह रहेगा, जलौघा, जल का समुद्र। ठीक, ये है वृद्धि संधि। इसको समझ लीजिए कि जब अ और आ के बाद, जब अ या आ के बाद, बड़ा आ या छोटे आ के बाद एच प्रत्याहार का कोई वर्ण आए, आ, ऐ और औ में से कोई भी वर्ण आता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है, अंत में वो ऐ और औ में ही बदलता है, बड़ा वर्ण ही रहेगा। अंत में चलते हैं गृह कार्य की ओर। आज का आपका गृह कार्य है संधियों का। निम्न की संधि कीजिए, निम्नलिखित संधियां कीजिए और उनकी संधियों का नामोल्लेख भी कीजिए। यदि हो सकता है तो आप सूत्र भी लिखिए साथ में। अभी धन उदय, हरिधन आज्ञा, अतिधन आचार, इतिधन आदि, इनको आप संधि करेंगे। और यहाँ दूसरा प्रश्न है आपके लिए, निम्न का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, ये संधियां हैं और इनका आपको विच्छेद करना है और नियम लिखना है कि किस प्रकार से आपने विच्छेद किया और सूत्र क्या इसमें आपने लगाया। वसुधैव, वनौषधम और नाविका, गंगोरनी, ये आपकी 8 संधियां हैं जो आपको मैंने गृह कार्य दिया। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।